हमने भूकंप के बारे में चर्चा की। चाचा जी, पृथ्वी पर होने वाली अन्य आपदाएं क्या हैं? बाढ़ और चक्रवात भी आपदाएं हैं। ये बाढ़ और चक्रवात क्या है? बहुत भारी वर्षा बाढ़ और चक्रवात का कारण बनती है। इसके चलते घरों, गांवों और शहरों में पानी का आना, भूस्खलन की घटना और संपत्ति और जीवन का विनाश होता है। बाढ़ क्यों आती है? जब पेड़ गिर जाते हैं और भूमि बंजर हो जाती है, भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है। पेड़ की जड़ें बारिश के पानी को रोक लेती हैं। यदि पेड़ नहीं है तो इस पानी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो बाढ़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाढ़ को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। जल निकास बंद करना चाहिए। जो लोग झीलों, नदियों, समुद्रों जैसे जल निकायों के पास रहते हैं, उन्हें वहां अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या बाढ़ की चेतावनी भी दी जा सकती है? हाँ बच्चों, जब यह चेतावनी जारी की जाती है तो बाढ़ प्रवृत्त इलाकों, जहां बाढ़ की संभावना ज्यादा है, उनमें रहने वाले लोगों को उन स्थानों से अधिक सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जाता है। यह बहुत नुकसान से बचाता है। तो क्या इसका मतलब सभी प्रकार के नुकसानों को रोकने के लिए धरती माता की देखभाल करने की आवश्यकता है? हाँ, तुम सही कह रही हो। प्रकृति बहुत नाजुक है। इसके सामंजस्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। चाचा जी, इन तमाम सावधानियों के बावजूद अगर भूकंप या बाढ़ आती है तो क्या होगा? कभी-कभी आपदाएं मानव नियंत्रण से परे होती हैं। जब या तो भूकंप आते हैं या बाढ़ आती है, तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। 1. लोगों को भूकंप या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालें। 2. सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ भोजन प्रदान करें ताकि बीमारियों का प्रसार ना हो। 3. मलबे के नीचे दबे कीड़ों और सांपों से सावधान रहना चाहिए। 4. बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मृत शरीर और मृत जानवरों को हटाया जाना चाहिए। 5. जल्द से जल्द चिकित्सा प्रदान करें। 6. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। 7. स्कूलों में बच्चों को भूकंप और बाढ़ के बारे में बताएं। बच्चों, उन प्रमुख स्थानों को सूचीबद्ध कीजिए जो आपदाओं के समय तत्काल सहायता प्रदान करते हैं। चाचा जी, क्या पानी की कमी भी एक प्राकृतिक आपदा है? और हमारा गांव अभी इसका सामना कर रहा है ना? हाँ बच्चों, इसे सूखा कहते हैं। जब लंबे समय तक पानी की गंभीर कमी होती है तो सूखा पड़ता है। क्या इस आपदा के लिए भी मनुष्य जिम्मेदार हैं? कुछ मनुष्य निर्मित कारक हैं और कुछ हमारे नियंत्रण से परे हैं। सूखे का कारण जैसे वनों की कटाई आदि के लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं। पर वनों की कटाई सूखे का कारण कैसे बन सकती है? मुझे लगता है कि वनों की कटाई के कारण बारिश नहीं होती है और इसलिए सूखा होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सूखे से बचाव के लिए कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा
कृषि पर असर पड़ता है और पशु और मनुष्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सूखे के वक्त लोग कुपोषण और निर्जलीकरण की समस्या से ग्रस्त होते हैं। इसका अर्थ है भोजन की कमी और पानी की कमी के कारण लोग पीड़ित होते हैं। ओहो, ये बहुत गंभीर स्थिति है। क्या वृक्षारोपण करने से सूखे को दूर किया जा सकता है? सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, हमें सूखे से बचाव के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। हमें पानी को एकत्रित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। ओह, यह कैसे होगा चाचा जी? वर्षा जल संचयन एक ऐसी विधि है जहां वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है। हमें पानी को रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण करने की जरूरत है। अच्छा, कई प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए गए पानी का पुनः उपयोग करना ही है ना रिसाइकलिंग? जैसे पौधों को पानी, मवेशियों की सफाई के लिए पहले से उपयोग किए गए पानी का उपयोग करना। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमें पानी बचाने की जरूरत है। पानी बचाने के लिए बांधों और जलाशयों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। सूखे के दौरान भूमि का भी उचित उपयोग किया जाना चाहिए। सूखे के दौरान कम पानी की आवश्यकता वाले पौधों को लगाया जाना चाहिए। चाचा जी, बहुत सारी आपदाएं और उनके कारक को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ राजल, तुम सही कह रही हो। इसे रोकने के लिए पर्यावरण की देखभाल करने की जरूरत है। चाचा जी, आपने हमें गृह कार्य खत्म करने के लिए बहुत जानकारी दी। अब हम जाएंगे। हमें अपना गृह कार्य भी पूरा करना होगा। बच्चों, हमने देखा कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा जैसी आपदाएं मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की आपदाओं और उनके कारण के बारे में सीखा। हमने इन आपदाओं को रोकने के तरीकों और इनसे बचने के तरीकों के बारे में भी जाना है। हमें इन आपदाओं को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।